Hello friends, welcome back to our channel Team Amazing. I am तरुण गुप्ता और मैं आज आप लोगों को यहाँ पे क्लास 10th केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ। क्लास 10th केमिस्ट्री, जैसा कि साइंस में 3 पार्ट्स होते हैं, पता ही आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो मैं यहाँ पे इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा क्लास 10th। ओके, तो होप करते हैं कि आपको समझ में आएगा। सभी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर कराऊंगा मैं यहाँ पे। ओके, अब तो आप लोग बड़े हो गए हो, 10th क्लास में आ गए हो, बोर्ड्स हैं इस साल। तो देखो, सबसे पहली बात ये है, आप लोगों के इस बार बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम में 2 चीज़ें मैटर करती है। एक तो आपको नॉलेज कितनी है, पहली चीज़ आपकी नॉलेज मैटर करती है, आपको नॉलेज कितनी है, और दूसरी चीज़ आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है। ये दोनों चीज आपकी बोर्ड एग्जाम में मैटर करती है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि आप अपने आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जामिनर के सामने अपने आंसर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे देख के पता चल जाए कि हाँ, बच्चे को नॉलेज है। ओके, तो केमिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ओके, आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारी अमेजिंग सी टीम आपके पास अमेजिंग सा कंटेंट पहुंचाती रहेगी, आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल पे। ओके, तो स्टार्ट करें अपना चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जैसा कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो इससे 2 चीजें पता चल रही है, हमें 2 चीजें पढ़नी इस चैप्टर में। मतलब केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या, ये दोनों चीज अलग अलग हैं। केमिकल रिएक्शन अलग चीज होती है, केमिकल इक्वेशन अलग चीज। ये भी आपको पता चल जाएगा जब आगे आप पहुंचेंगे डेप्थ। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो पहला है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, पहला टॉपिक हमारा यही है कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। ओके, केमिकल रिएक्शन, तो फिर आप लोगों ने क्लास 9th में चेंज पढ़ा था, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज पढ़ा था, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कभी समझ गए। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता है वह प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच द केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स, ऐसी प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज हो रहा हो उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब सर एक केमिकल चेंज हम तो भूल गए ना, समझो चेंज क्या होता है। चेंज आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका फिजिकल चेंज, दूसरा होता है आपका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। जैसे कि आपके पास कोई एक सबस्टेंस ए है, उसे आपने सबस्टेंस बी में कन्वर्ट किया, और वो सबस्टेंस बी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में अगर आ जाए, बी अगर वापस ए में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर उस चेंज को फिजिकल चेंज बोलते हैं। ओके, a substance converted into a new substance and it's again formed its beginning form, then the change is known as physical change. केमिकल चेंज में क्या होता है, कोई एक सबस्टेंस ए है, ये बी में कन्वर्ट हो गया, बट ये बी वापस में ए से कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ओके, बी वापस ए में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो इस चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। मतलब इस चेंज में जो सबस्टेंस होता है वो क्या करता है, सबस्टेंस लूज देयर आइडेंटिटी एंड नेचर। जो सबस्टेंस होता है वो आइडेंटिटी और अपने नेचर को लूज कर देता है, इसलिए वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में
नहीं पहुंच पाता। ओके, तो ये होते हैं चेंज दो प्रकार के, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। जैसे कि एग्जांपल बताएं, इसका एग्जांपल ले लो आप वाटर। वाटर को आपने आइस में कन्वर्ट कर दिया फ्रीज करके, आइस को फिर से आप वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, बात आ रही है? तो ये हो गया फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में, केमिकल चेंज का एग्जांपल आप समझ लो रस्टिंग ऑफ आयरन, जो इस चैप्टर में भी पढ़ोगे आप, रस्टिंग, लोहे पर जंग लगना। आपने देखा होगा अगर हम कोई भी आयरन पीस को बाहर ऐसे खुले में छोड़ दें, महीनों तक खुला रखा रहे, तो उस पर जंग लग जाती है। जंग, रस्टिंग को जंग बोलते हैं, तो उसमें जंग लग जाती है। तो लोहे पर जंग लगना, अगर एक बार लोहे पे जंग लग गई तो आप उसको कुछ भी डाल देना, कुछ भी कर लेना, कोई भी केमिकल रिएक्शन करा देना, वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता। तो ये चीज आपकी केमिकल चेंज के अंतर्गत आती है। ओके, अंडरस्टैंड? तो वह प्रोसेसेस जिसमें केमिकल चेंज होता है, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द केमिकल चेंज इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। ओके, अब मैं आपको इसमें लिखने का तरीका बताता हूँ। अगर आप कुछ पेपर में मान लीजिए क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में बताया, इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स और उसमें आपको दोनों चीजों पे ध्यान रखना है, नॉलेज प्लस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट करना भी एक आर्ट है, ऐसा ये आर्ट को भी सीखना बहुत जरूरी है। ओके, तो लिखाते हैं इसकी डेफिनेशन। The process in which the original substance lose their identity and nature to form a new chemical substance the process involving the chemical change is known as chemical reaction। ओके, देखिए एक मेन बात और मैं आपको बताता हूँ, आपको कोई भी डेफिनेशन रटनी नहीं है। अगर आप डेफिनेशन रटेंगे इसमें तो एक तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं है। कहते हैं रटंत विद्या फलंत नहीं, तो रटने वाला चीज आपके लिए एक तो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं है, पॉइंट नंबर 1। और आप कितना रटेंगे, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है, बायोलॉजी में भी पढ़ना है, और भी साइंस है, सोशल साइंस वगैरह और भी सब्जेक्ट्स है उसमें भी पढ़ना है। तो रटने वाली काम ट्रिप तो काम चलेंगे, तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशंस को समझते चलेंगे। अच्छा, मैंने केमिकल रिएक्शन में क्या बताया कि जिस प्रोसेस में केमिकल चेंज होता है उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल चेंज में क्या बताया था कि जो सबस्टेंस होता है अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, आइडेंटिटी और नेचर। बस यही लिखा है, द प्रोसेस है प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सबस्टेंस lose their identity and nature to form a new chemical substance. Process involving the chemical change is known as chemical reaction. Okay, नोट कर लीजिए इस चीज। अच्छा, इसमें एक मेन बात और, आप इसमें बोर्ड में आपको पता है कुछ कुछ पॉइंट्स आपको अंडरलाइन या हाईलाइट भी करने होते हैं, इससे टीचर एग्जामिनर का इंप्रेशन सीधे उन्हीं पॉइंट पे जाए। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट है केमिकल चेंज, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द केमिकल चेंज। इस चीज को आपको हाईलाइट करके आना है। इसे आप इसे हाईलाइट करोगे तो टीचर देखेगा ये चीज सबसे मेन है इसमें, तो आपको सीधे डायरेक्ट नंबर मिलेगा।
इन चीजों से क्या होता है, हाईलाइट करने से जो आपकी छोटी वोट कहीं भी अगर माइनर मिस्टेक होती है तो वो एग्जामिनर उस पर नहीं देखता, एग्जामिनर देखता है बच्चे ने मेन पॉइंट लिखा है, ठीक है, उसे नॉलेज है। ओके, तो उसे आप नोट कर लीजिए, समझो इसको स्टार लगा के लिखना है या नोट करके लिख देना है। अच्छा, जो मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसे नोट्स बनाते चलिए। नोट से क्या होता है, आपको अपने टॉपिक्स को रिवाइज करने में आसानी मिलती है, ठीक है। तो नोट में लिखिएगा, इन अ केमिकल रिएक्शन ओनली rearrangement of atom takes place. Atom of one element does not convert into another element. लिख लीजिए, मैं इनका मतलब बताता हूँ। अच्छा, लिखा है इन अ केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस, एटम ऑफ वन एलिमेंट डज नॉट कन्वर्ट इनटू अनदर एलिमेंट। जैसे सपोज मानिए कि आपके पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि रिएक्टेंट साइड में आपके पास रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का कोई भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन का आप कोई भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट का आइटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट का आइटम है, तो आपने इनकी रिएक्शन कराई, तो ये नहीं हो सकता कि आपके पास इनिशियली हाइड्रोजन और नाइट्रोजन था, तो आपने रिएक्शन कराई तो उसमें आपको ऑक्सीजन मिल जाए, ये नहीं हो सकता। जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, बस यही एलिमेंट्स होंगे, इनका खाली रीअरेंजमेंट होगा, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस, इनका खाली रीअरेंजमेंट होगा। जैसे कि मान लो एटम ए है, एटम ए के साथ बी जुड़ा हुआ है, प्लस एटम सी है आपके पास, इनकी रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन कुछ ऐसा हुआ कि जो ये बी सी के साथ ए के साथ जुड़ा था, सी के साथ जुड़ जाएगा जाके, ये हमारा अकेला रह गया। तो ये तो हो सकता है कि एटम का रीअरेंजमेंट अरेंजमेंट है जो चेंज हो गया, जो ये बी ए के साथ जुड़ा था वो रिएक्शन करके बी सी के साथ जुड़ जाए, पर ये नहीं हो सकता बस ए और बी और सी है इनिशियली, आपको यहाँ पे डी मिल जाए, कोई नया नहीं मिलेगा। ओके, बात आ रही है समझ में? खाली इसमें रीअरेंजमेंट होता है, नोट कर लीजिए सही। तो इसमें एक क्वेश्चन भी फेमस है इसका, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का, ये देखते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये आपका केमिकल रिएक्शन का है। अच्छा, मैग्नीशियम रिबन ये क्या होता है? आपने दीपावली को फुलझड़ी जलाई है? अरे सर, हम तो सब 12 शॉट अनार सीता गीता ये सब चला, लेकिन पता है, लेकिन बचपन में तो जलाई होगी। तो फुलझड़ी कैसे जलती है? लाइट देके जलती है, स्पार्कल स्पार्कल से, ऐसे ही जलती है। बस सेम उसी प्रकार से आपका ये मैग्नीशियम रिबन जलता है। ओके, जैसे आपकी फुलझड़ी जलती है वैसे सेम आपका मैग्नीशियम रिबन जलता है। अच्छा, तो जो आपका उसमें स्पार्कल निकलता है उसे क्या बोलते हैं? वाइट डेजलिंग लाइट। मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विद अ वाइट डेजलिंग लाइट, वाइट डेजलिंग लाइट के साथ जलता है। पर क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं आता कि मैग्नीशियम रिबन कैसे जलता है, क्वेश्चन इसका एग्जाम में आता है, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर आ ही जाता है। Why magnesium ribbon should be cleaned before burning in air? Why magnesium ribbon should be cleaned before burning in air?
क्वेश्चन ये आता है कि हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं मैग्नीशियम रिबन जलता कैसे है। तो मैग्नीशियम रिबन Mg मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस एयर से ऑक्सीजन लेता है O2, ओके, एयर से ये ऑक्सीजन लेता है क्योंकि कोई भी चीज अगर एयर की प्रेजेंस में जलाएंगे तो उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की हेल्प से जलता है। Mg जब हम एयर से ऑक्सीजन लेके इसे जलाते हैं तो ये MgO बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कैसे कलर, व्हाइट कलर का व्हाइट पाउडर सब्सटेंस होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। आपने देखा होगा जब आप फुलझड़ी जलाते थे तो वो फुलझड़ी जलने के बाद आप फेंकते तो वो व्हाइट व्हाइट पड़ जाती है, बस वही होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, इसे हम क्लीन क्यों करते हैं? जैसे कि बताया मैग्नीशियम थोड़ा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो ये एयर से, ऐसे ही हम खुला रखा रहता है, ये एयर से रिएक्शन करके, ये एयर से ऑक्सीजन लेके रिएक्शन करके अपने ऊपर व्हाइट लेयर जमा लेता है। अब सर कहोगे सर ये तो जल जाना चाहिए, इतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलती है इसे रिएक्शन करके, इतनी ऑक्सीजन मिलती है जब इसे बर्न करते हैं तभी ऑक्सीजन इतनी मिलती है इसे, लेकिन थोड़ी बहुत एयर में भी प्रेजेंट होती है ना ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन लेके व्हाइट लेके अपने ऊपर एक लेयर जमा लेता है, ओनली लेयर जलती है उसके ऊपर। तो हम उसी लेयर को साफ करते हैं, अगर हम उस लेयर को बना रहने देंगे तब जलाएंगे तो ये सही से जलेगी नहीं, इसलिए हम उसे साफ करते हैं उसके बाद जलाते हैं, ठीक है, आया समझ में? बिकॉज it forms a white layer of magnesium oxide in the presence of air. एयर की प्रेजेंस में अपने ऊपर व्हाइट कलर की एक लेयर फॉर्म कर लेता है, इस वजह से। बात आ रही है समझ में? नोट करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इसका रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, बात आ रही है, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखे होते हैं इक्वेशन में उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड में लिखे होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि A प्लस बी मिलकर C बना रहे हैं, कोई कंपाउंड C बना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होते हैं यही, इन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, इधर होता है सब प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, बात आ रही समझ में? अब रिएक्टेंट्स होते क्या हैं? रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो हमारे पास इनिशियल स्टेज में होते हैं, जो हमारे पास पहले होते हैं, मतलब एट इनिशियल कंडीशन। रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जो भी प्रोडक्ट, मतलब जो भी सबस्टेंस हमारे पास होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और प्रोडक्ट्स हमारे पास कब होते हैं? एट फाइनल कंडीशन, जब हमारी रिएक्शन हो जाती है, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड। द सबस्टेंस, वो सबस्टेंस जो हमारे पास है जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उन्हें प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जो हमारी रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुई होती है तब हमारे पास जो सबस्टेंस होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। तो कैसे? जैसे समझो, हमारे पास एक सबस्टेंस A है, सबस्टेंस B है, समझना, ये सबस्टेंस A है, ये सबस्टेंस B है, हमने इन दोनों को मिक्स किया, हमारे पास क्या बन गया? ये सबस्टेंस C बन गया पूरा। तो जब मान लो जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो हमारे पास खाली A और B तो था, C तो था नहीं। जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, मैं तब की बात कर रहा हूँ, जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो हमारे पास A और B था, C नहीं था। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होती है तब जो हमारे पास सबस्टेंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? A और B, रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन हो गई, रिएक्शन के बाद C बन गया, अब A और B तो खत्म हो गया, ये तो पूरा C बोला जाएगा।
तो ये क्या हो गया सी हमारे पास प्रोडक्ट। जब रिएक्शन खत्म हो जाती है तब हमारे पास जो सबस्टेंस होता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होती तब हमारे पास जो सबस्टेंस होता है उसे हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। आई बात समझ? क्लियर? नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका कि हम केमिकल रिएक्शन को पहचाने कैसे, कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्या केमिकल रिएक्शन है, इसे हम पहचाने कैसे। तो इसे पहचानने के लिए है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल। ओके, ये आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के। अच्छा सर, इससे ये कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन है? समझाता हूं। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो वो इन 5 में से कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर फॉलो कर रही होगी। इन 5 में से अगर कोई ना कोई एक भी पॉइंट अगर फॉलो कर रही है तो वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। बताइए समझ में? सर एक से ज्यादा नहीं कर सकती? हाँ, एक से ज्यादा कर सकती, हो सकता है 5 फॉलो कर रही हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट एट लीस्ट 1 कम से कम एक तो फॉलो कर ही रही होगी। अच्छा सर, समझा तो दीजिए क्या क्या होते हैं, समझ लो बच्चे। पहला होता है चेंज इन स्टेट। सर ये क्या होता है चेंज इन स्टेट? चेंज इन स्टेट होता है, स्टेट आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में पढ़ाया था आपको। स्टेट 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वही होता है सॉलिड, अगर कोई सबस्टेंस मान लो सॉलिड है, आपने उस पर रिएक्शन की, वो लिक्विड में बदल गया है, लिक्विड है वो गैस में बदल गई, ये अगर स्टेट में चेंज हो रहा है तो भी वो रिएक्शन है। दूसरा, आपके पास सबस्टेंस कोई इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई सबस्टेंस ए है, उसमें आपने कोई ऐसा सबस्टेंस बी डाला जिससे गैस का इवोल्यूशन हो, जिससे गैस निकली कोई भी उसमें से, होते नहीं है? आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए, आपने के पास एक बीकर है, उसमें एक सबस्टेंस, दूसरा बीकर, उसमें दूसरा सबस्टेंस आपने डाला, धुआं निकलने लगा, बस वही है गैस। तीसरा, चेंज इन टेम्परेचर। कोई सबस्टेंस है आपके पास, आपने उसमें कुछ ऐड किया, तो पहले उसका टेम्परेचर, पहले वो ठंडा था, फिर वो एकदम से बीकर गर्म हो गया, तो टेम्परेचर में चेंज हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर प्रेसिपिटेट क्या होता है? आपने पानी में सपोज करो मिट्टी घोली, रेत, तो देखो आपने डस्ट थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाती है नीचे, डस्ट आपने घोली तो थोड़ी देर बाद इसमें सेटल डाउन हो गई, तो बस इसी चीज को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। आपने सबस्टेंस कोई ए लिया, उसमें कोई सबस्टेंस बी मिलाया, जिससे उसमें कुछ उसके कण नीचे बैठ गए, फॉर्मेशन हो गया, प्रेसिपिटेट आ गया, उसे बोलते हैं, तो भी केमिकल रिएक्शन। फिर और लास्ट है आपका चेंज इन कलर। मान लीजिए आपके पास कोई रेड कलर का कोई सबस्टेंस है, कलर्ड सबस्टेंस पे आपने कोई भी कलरलेस सबस्टेंस डाला और रिएक्शन करके ग्रीन कलर के सबस्टेंस में बदल गया तो कलर में चेंज हुआ, कलर में चेंज हुआ, तो बस इसी चेंज इन कलर, ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ही आता है। तो इन 5 में से अगर कोई एक भी फॉलो हो रहा है तो वो रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन बोली जाए। नोट कर लीजिए इन 5 को, कर लिए? बिगाड़ दें? सच में बिगाड़ देते हैं, आपने बोल दिया तो क्या दिक्कत? ओके, ना बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है आपका केमिकल इक्वेशन। अरे क्वेश्चन बहुत आता है केमिकल, लोग
पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, मतलब पूरी नहीं, क्लास 10th की पूरी, और ने इसमें अंतर नहीं पता होता है केमिकल रिएक्शन क्या और केमिकल इक्वेशन में क्या अंतर होता है, तो फिर कुछ नहीं होता है, बस सिंपल सा होता है। देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन नहीं है आपकी, यही मैग्नीशियम वाली ले लेते हैं, उसमें आपने क्या किया था, मैग्नीशियम उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया था, उससे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था, यही तो हुआ था, यही तो हुआ था, और कुछ हुआ था, यही हुआ था। अच्छा, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, सर Mg होता है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2 होता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब इसका क्या होता है फॉर्मूला, ये आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में फॉर्मूला बनाना, मैग्नीशियम नहीं पढ़ा, देख लो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, इनका सिंपलेस्ट रेशियो ले लो 2/2, इसको इससे लिखते हैं, लेकिन इसका रेशियो ले लोगे अगर तो 1:1 हो जाएगा, MgO, ये होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। ओके, कैसे निकालते हैं फॉर्मूला। अगर सर ये 2 और 3 होता है, सपोज करो कोई एक एलिमेंट A है यहाँ पे, यहाँ B, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, तो सर कैसे लिखते हैं, क्रॉस कर दो A3 B2, उसका फॉर्मूला ये होता है, बात आ रही समझ में। और सर अगर 2 4 होता तो फिर सिंपलेस्ट में काटते, 1:2 हो जाता, 1:2 क्या होता, A2B1 A2B, बात आ रही समझ में, क्लियर है, ऐसे इसका फॉर्मूला। तो जो ऊपर वाली ये है, ये आपकी केमिकल रिएक्शन है, ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है आपकी इक्वेशन, फिर बात तो एक ही है, हाँ बात एक ही है, बट ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, क्या है इसका, केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे किया आपने, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स एंड सिंबल्स प्लस एरो, बात आ रही समझ में, केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन ही केमिकल इक्वेशन है। अब इसकी डेफिनेशन कोई आपसे पूछे तो, मैंने क्या बोला था, डेफिनेशन आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, आपको समझा दूंगा, रटने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, केमिकल इक्वेशन क्या है, कोई पूछे व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन बताओ, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन है इसका, किसका, केमिकल रिएक्शन का, लिख दो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन सर आपने किया कैसे, विद द हेल्प ऑफ, तो विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स की हेल्प एंड, नीचे से करके दो, एंड फॉर्मूले ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के फॉर्मूला और सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंटेशन करना केमिकल रिएक्शन, जैसे केमिकल इक्वेशन। बात आ रही समझ में, क्लियर है, ओके, चलो बढ़े आगे, चलो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या होता है, ये लॉ हमारा स्टेट करता है हमें मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed during a chemical reaction। ये लॉ में बताता है किसी भी रिएक्शन के दौरान, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास बढ़ सकता है उस रिएक्शन का,
ना मास उस रिएक्शन का घट सकता है। मींस मास ऑफ रिएक्टेंट, इसे हम ये इस तरीके से भी बोल सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारे रिएक्टेंट का मास होता है वो हमारे प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। जैसे कि कोई रिएक्शन हुई, मान लो A प्लस बी से C, तो अगर जो A और B का मास होगा वो C के मास के बराबर होगा। बात आ रही है समझ? A और B का मास इस C के मास के बराबर होगा। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के दौरान ना तो मास बढ़ सकता है, क्रिएट हो सकता है, ना ही उसका डिस्ट्रॉय हो सकता है। कंजर्व रहता है मास, मास इज कंजर्व। ओके, श्लोका में यूज होगा, नोट कर लो इसे, नोट करना हो तो नोट कर लो इसे। हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसके टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो जो केमिकल इक्वेशन होती है हमारे पास दो प्रकार की होती है। पहली बैलेंस्ड बोली जाती है, दूसरी अनबैलेंस्ड बोली जाती है। पहली होती है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरी होती है हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब सर क्या होती है बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड? जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो हमारी फॉलो करती है मास लॉ को, जो भी पढ़ा है आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वही मास लॉ वो सब फॉलो करती है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। मतलब जो इसमें किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड में मास होगा वही राइट हैंड साइड में मास होगा, मतलब प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास के बराबर होगा। और नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट कहाँ बराबर होते हैं, इज इक्वल रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट की इज इक्वल्स टू किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे बराबर होंगे। बात आ रही है समझ में? अभी एग्जांपल देके कराऊंगा तब समझ में आएगा। समझो, जो मैं भी लिखा रहा हूँ लिख लो, समझ लो। मतलब जो एलिमेंट्स है उसके जो रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स है उतने ही प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कही जाएगी, और नहीं है तो उसे फिर बैलेंस करते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स अपने हिसाब से बढ़ा के। ये भी आगे बताओ, आगे आएगा। आप पहले इतना समझिए कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो मास लॉ को फॉलो करती है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट साइड के प्रोडक्ट साइड के बराबर, किसी भी एक एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स। ओके, नोट कीजिएगा इसे। ओके, तो अब एग्जांपल देता हूँ मैं एक आपको इसका एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आपको समझ। जैसे इसका एग्जांपल ले लो, जैसे इसका एग्जांपल ले लो आप, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके H2O बनाते हैं। पहले क्या बताया था, मास लॉ को फॉलो करना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स हर एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर। अच्छा, आपको ये तो आपने पहचान ही लिया होगा, ये आपकी रिएक्टेंट साइड है, ये आपकी प्रोडक्ट साइड है। आई थी बात समझ में? यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, यही दो एलिमेंट है।
रिएक्टेंट साइड पे कितने हाइड्रोजन है? 2 है। ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? सर ऑक्सीजन एक ही दिख रहा है, ऑक्सीजन आपका 1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो आपके बैलेंस्ड है बट आपकी ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? अनबैलेंस्ड। अगर कोई एक भी एलिमेंट आपके, मान लो और भी एलिमेंट होते, जैसे मान लो नाइट्रोजन, सल्फर और भी आपके एलिमेंट होते और सब बराबर होते, यहाँ तक खाली कोई एक नहीं होता, अगर एक भी एलिमेंट आपका बराबर नहीं है उसके नंबर ऑफ मोल्स, तो रिएक्शन हमारी अनबैलेंस्ड बोली जाए। बात आ रही समझ में? अगर एक भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर इक्वल नहीं है तो वो रिएक्शन अनबैलेंस्ड बोली जाएगी। बात आई समझ में? क्लियर हुआ इतनी बात? अच्छा, जब हमारे नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे तो मास तो अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन का मास जितना है रिएक्टेंट साइड पे होगा अपने प्रोडक्ट साइड पे होगा, एक्स वाई या कुछ भी मान लो। ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है, अगर यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन होंगे बैलेंस्ड के लिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, जब 2 ही ऑक्सीजन होंगे तो जितना यहाँ होगा उतना यहाँ। ये तो हो नहीं सकता कि ऑक्सीजन नहीं सर, ये रिएक्टेंट साइड है तो इसका मास यहाँ पे 15 होगा, ये प्रोडक्ट साइड है तो इसका मास यहाँ पे 16 होगा। ऐसा तो नहीं होता है, नहीं होता है। बात आई समझ में? क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? तो मास, आपको नंबर ऑफ मोल्स देख लो, मास लो तो अपने आप उससे फॉलो हो जाएगा। क्लियर? मैं आपको 2-3 एग्जांपल कराता हूँ, आप ये पहचानना सीख जाओ एक कौन सी रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है, कौन सी रिएक्शन हमारी अनबैलेंस्ड। अच्छा, जो रिएक्शन हमारी अनबैलेंस्ड होती है उसे हमें बैलेंस भी करना होता है, वो भी आगे सिखाऊंगा कैसे बैलेंस करते हैं। कोई भी रिएक्शन अनबैलेंस्ड है तो उसे बैलेंस कैसे होता है। तो मैं इसमें आपको एक एग्जांपल कराता हूँ 2-3। ओके, मैं एग्जांपल लिखता हूँ। ओके, हमारा एग्जांपल है नेक्स्ट Fe आयरन प्लस हाइड्रोजन, सॉरी वाटर, Fe2O3 प्लस। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ये हमारी रिएक्टेंट साइड है, ये हमारी प्रोडक्ट साइड है, ये तो सबको पता है। अरे वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, ये तो रिएक्टेंट साइड है, ये हमारी प्रोडक्ट साइड है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लिख लो कौन से? Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन। Fe कितने हैं यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे? 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। प्रोडक्ट साइड पे कौन जाइए अब आप? प्रोडक्ट साइड पे Fe कितने हमारे पास? 2। एक ही बराबर नहीं है, पहले ही बराबर नहीं निकला तो इसे सीधे सीधे अनबैलेंस्ड लिख देंगे, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है सर? क्योंकि हमने क्या बताया था, कोई भी अगर एक भी अगर हमारा मैच नहीं करेगा तो वो हमारी रिएक्शन अनबैलेंस्ड होगी। हम नीचे वाले अगर सब मैच भी कर जाएं उससे मतलब ही नहीं, पहले ही मैच नहीं कर रहा। इसे नीचे वाले देख लो कि क्या चेक कर लिए, चेक करने पे हाइड्रोजन कितने? 2, इधर ऑक्सीजन कितने थे? माइनस लो, ये ऑक्सीजन फिर मैच नहीं कर। तो कैसी रिएक्शन हो गई? अनबैलेंस्ड रिएक्शन। बात आई समझ में? क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल करा देता हूं। अगला एग्जांपल देखो आप, ये आपका CaO प्लस H2O, इट गिव्स CaOH का 4 पार्ट्स। कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, कैल्शियम। तो ये रिएक्टेंट साइड है आपकी, ये प्रोडक्ट साइड है। एलिमेंट्स कौन कौन से जल्दी लिख लिया? कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। रिएक्टेंट साइड में कितने कैल्शियम? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1 नहीं, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। ऑक्सीजन कितना है? 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। प्रोडक्ट साइड पे पहुंच जाओ, कैल्शियम कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने? 2।
ये तो पता है OH ऑल्टो H का मतलब क्या होता है O2H2, इसका मतलब ये होता है नहीं, ये समझो आप OH2 ये नहीं होता है O2 O के भी 2 मोल है, H हाइड्रोजन के भी 2 मोल है, O2H2 ये होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे 1 है बराबर है, 2 है बराबर है, 2 और 2 बराबर है, तीनों बराबर है, तो इसमें ये रिएक्शन हमारी कैसी हो गई, ओके। आई समझ में बात, आता ही समझ में। ओके तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए। आज हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। फिर मैंने आपको चेंज के बारे में बताया, फिर एक नोट पॉइंट करके लिखाया था केमिकल रिएक्शन खाली आइटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। उसके बाद आपको मैग्नीशियम रेवन वाला एग्जांपल बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि कैसे पहचानेंगे रिएक्शन। उसके बाद फिर मैंने आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया क्या होती है केमिकल इक्वेशन। उसके 2 टाइप्स होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। मैंने आपको यहाँ तक अब पढ़ा दिया है, हम ये पहचान सकते हैं कौन सी रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है, कौन सी रिएक्शन हमारी अनबैलेंस्ड। अब इस लेक्चर के लिए बस इतना ही करते हैं। अब आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हम कैसे किसी भी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, और भी टॉपिक्स उसके आगे आएंगे। बैलेंसिंग का केमिकल रिएक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो होप करते हैं जो भी आज पढ़ाया आपकी समझ में आया होगा। तो बस जो मैंने पढ़ाया आज उसे रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। मैंने जितना पढ़ा दिया है अपने प्रीवियस ईयर में, इससे मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा लास्ट में, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि मैंने जो भी पढ़ाया उसमें आपके कितने क्वेश्चन आपसे हुए, कितने क्वेश्चन नहीं हुए हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में आपको रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। नॉलेज के साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन का तरीका भी आना चाहिए, और प्रेजेंटेशन आप कैसे सीखेंगे मैं भी बताऊंगा, मैं भी टिप्स दूंगा, पर आपको उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोग यहाँ पर पढ़ने आए, हमारा साथ दिया, हमारी टीम के साथ बने रहिए। आपको आगे इस चैनल पे बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, नई नई सीरीज आएंगी आपके लिए, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आएंगे, PYQs होंगी। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू क्लास, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।